इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ गौतम के बारे में। भगवान बुद्ध, उन्होंने संघ को क्यों चुना, उन्होंने प्रवृत्तियाँ क्यों ली, उन्होंने अपने जो पारिवारिक संघ था उसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने पारिवारिक संघ के बहुत ही चाहते और बहुत ही प्रिय थे। सब लोग उनसे प्यार करते थे, वो सबको प्यार करते थे। फिर भी उन्होंने अपने चाहते हुए संघ को छोड़ दिया, अपने पारिवारिक संघ को छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने और इसके पीछे क्या कारण था और क्यों उन्होंने बाहर जाने का निश्चय किया, इस चीज़ के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हम भी जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष बीत चुके थे। वह शाक्य संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी से उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था, वह सबका प्रिय भाजन था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गई। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ है कि शाक्यों के राज्य से सटा हुआ एक कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलियों दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आसपास में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणित हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का हल किया। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाई की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए। इस प्रस्ताव का विरोध करता हुआ, युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे का युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को दूसरा लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रस्ताव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों में से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया था, किंतु सेनापति ने विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कंडा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यह झगड़ा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव है उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए, परंतु बड़े बड़े बहुमतों से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ का प्रस्ताव को स्वीकार न करे। संघ और कोलियों के निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है।
सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही चाहिए। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात के हृदयगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, या केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र हो उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि सेना उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने दूसरे विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी कि उसकी समस्या थी कि बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर ना झुकाया जाए, इसलिए उन्होंने सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो आज उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो। सेनापति ने उत्तर दिया कि तुम उस समय की याद करो जो तुमने संघ को ज्वाइन करते समय कसम खाई थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम्हें सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा। इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्र को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वो बोला, तुम्हारे यह भाषण कौशल नरेश किसी काम का न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने से झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकाल जाने की सजा नहीं दे सकता है। यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ का कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके साथ क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वह तीनों बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। नंबर 2 था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर सकता था। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। अब नंबर 3 था, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था।
पहली बात, वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था, वह विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहे दंड दे सकते हैं, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा। और मैं भी इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिवारजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जाऊंगा। यह भी एक प्रकार का देश निकाल ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने से संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिवारजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उससे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। उससे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता तो चल ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा तो कौशल नरेश समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के विरोधी थे। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध प्रस्तावित युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेंगे। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है, नीति की दृष्टि से यह मान ली गई है। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पत ने भी जो बुद्ध का विरोध किया था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। इसी तरह दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ दिया, अपने शाक्य संघ को छोड़ दिया और वो जाके जंगल की तरफ चले गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी तपस्या करने लगे और ज्ञान की खोज करने लगे। आगे की जानकारी दोस्तों मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।